चलिए प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम सभी लोग जुड़ते हैं। क्योंकि इधर क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था और प्रवक्ता और नेट वालों की जो क्लास 1:45 पर चल रही थी, है ना, तो उधर यूनिवर्सिटी जाने के कारण से थोड़ा ब्रेक हुआ है। लेकिन आप लोग कह रहे थे कि सर विकास प्रशासन में जहां तक आप अंतर पढ़ाए हैं उसके आगे उपागम की वीडियो लगा दिए गए। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि विकास प्रशासन और परंपरागत प्रशासन में डिफरेंस क्या है। वो मैंने लेटेस्ट 14वें वीडियो में मैंने पढ़ाया था। 15वां वीडियो में उपागम लग गया है। लेकिन अब इस बीच मैं वीडियो शूट करके आपको समझा दूंगा कि वास्तव में विकास प्रशासन में जहां अंतर है उसके बाद से फ्रेडरिक्स की परिकल्पना पर मुझे फोकस करनी है। विकास के मॉडल, विकासात्मक प्रशासन के मॉडल कई विचारकों ने दिया है, लेकिन फ्रेडरिक्स ही वास्तव में हमारे यहाँ कोर्स में पूछे जाते हैं। उनको स्पेशली आपको पढ़ना है, ध्यान में रखना। फ्रेडरिक्स एक बहुत बड़े थिंकर्स हैं जिनका डेवलपमेंट प्रशासन में, विकास प्रशासन में एक बहुत बड़ी भूमिका है। फ्रेडरिक्स कहते हैं कि जो परंपरागत प्रशासन है उसमें माध्यमों पर बल दिया गया, उसमें उद्देश्यों, लक्ष्यों को नेग्लेक्ट किया गया। और जबकि खुद कहते हैं कि विकासात्मक जो प्रशासन है ये संगठित प्रयासों का प्रतिफल है। विकासात्मक प्रशासन संगठित प्रयासों का प्रतिफल है। ये चीजें आपको कवर करना है। बात समझ रहे हैं ना? विकासात्मक प्रयासों का प्रतिफल है, ये चीजें आपको कवर करना है। उसके बाद फिर आप ध्यान देंगे, उन्होंने जिस समय विकासात्मक प्रशासन पर चिंतन करना शुरू किया, किसने? फ्रेडरिक्स ने। ध्यान रखना, फ्रेडरिक्स ने जब प्रशासन पर विचार करना शुरू किया तो उनके सामने, प्रशासन पर जब उन्होंने विचार करना शुरू किया तो उनके सामने मैक्स वेबर का मॉडल मौजूद था। ध्यान रखना, मैक्स वेबर का मॉडल मौजूद था। मैक्स वेबर का मॉडल मौजूद था जो उस समय बहुत चर्चित था। तो आप कह सकते हैं कि जिस समय वो विचार करते हैं, प्रशासन के संदर्भ में विचार करते हैं, जिस समय प्रशासन के संदर्भ में वो विचार करते हैं, तो आप देखते हैं कि मैक्स वेबर का मॉडल उनके सामने पहले से मौजूद था, इसलिए उस समय वो विचार करते हैं। और मैक्स वेबर का जो मॉडल है, ध्यान रखना, मैक्स वेबर का जो मॉडल है इसके संबंध में फ्रेडरिक्स का कहना है कि वास्तव में मैक्स वेबर का जो मॉडल है वह पर्याप्त नहीं है। और मैक्स वेबर के मॉडल का खंडन करके विचारक फ्रेडरिक्स ने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया है जिसको पारिस्थितिकी मॉडल के रूप में हम जानते हैं, जिसको अल्प कार्यात्मक, बहु कार्यात्मक, समपार्श्वी समाज के मॉडल के रूप में हम कहते हैं। बात समझना। और जिसको लास्ट में हम प्रशासन के साला मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो आपको दिमाग में रखना है कि प्रशासन के संदर्भ में फ्रेडरिक्स जब आते हैं, आप देखते हो प्रशासन के संदर्भ में जब फ्रेडरिक्स आते हैं तो वो मैक्स वेबर के मॉडल का खंडन कर देते हैं। मतलब मैक्स वेबर के मॉडल का खंडन कर देते हैं और उसके बाद वो अपना मॉडल प्रस्तुत करते हैं। याद रखना, वो क्या करते हैं प्रिय विद्यार्थियों? अपना मॉडल प्रस्तुत करते हैं और वह मॉडल है पर्यावरणीय मॉडल। पर्यावरणीय मॉडल, वह अपना मॉडल प्रस्तुत करते हैं, पर्यावरणीय मॉडल वो प्रस्तुत करते हैं। ध्यान रखना, जरा विचार करना कि वो अपना मॉडल प्रस्तुत करते हैं। और ये जो मॉडल है, जो वो अपना मॉडल प्रस्तुत करते हैं, इसे हम लोग पर्यावरणीय मॉडल के रूप में उसे हम लोग याद करते हैं, या इकोलॉजिकल अप्रोच इसी को हम कहते हैं। ध्यान रखना जी, इसी को हम लोग इकोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं। इकोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं, इकोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं। ध्यान रखना, इकोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं। तो उन्होंने सीधा सा फंडा अपनाया है। नंबर 1, आपको यह देखना है कि प्रशासन के संदर्भ में उन्होंने जो संकल्पना हमारे सामने रखी है, उन्होंने कहा
कि मैक्स वेबर ने प्रशासन के लिए जो मॉडल दिया है वह मॉडल पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण और प्रशासन दोनों के बीच में अंतर क्रिया होता है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। प्रशासन पर्यावरण को प्रभावित करता है, परिवेश को प्रभावित करता है, परिवेश प्रशासन को प्रभावित करता है। ध्यान रखना, उन्होंने कहा कि ये दो बेसिक संकल्पनाएं हैं। अगर मैं कहूं एक प्रशासन है, ठीक है, और दूसरा परिवेश है, जिसको पर्यावरण की नाम वो देते हैं, कहते हैं कि ये जो परिवेश है, ये जो प्रशासन है, प्रशासन परिवेश को प्रभावित करता है, परिवेश प्रशासन को प्रभावित करता है। इसीलिए जब भी कभी हम लोग सामने आते हैं तो हम कहते हैं कि फ्रेडरिक्स ने जो विकास मॉडल प्रस्तुत किया है, प्रिय विद्यार्थियों, फ्रेडरिक्स का जो विकास मॉडल सामने आया है वास्तव में मैक्स वेबर के मॉडल का खंडन करके आया है, और उन्होंने पर्यावरणीय मॉडल को प्रस्तुत किया है, उन्होंने इकोलॉजिकल अप्रोच को प्रस्तुत किया, और इसको उन्होंने समझाया है कि प्रशासन परिवेश को प्रभावित करता है और परिवेश प्रशासन को प्रभावित करता है। यहां परिवेश का क्या मतलब है? परिवेश का मतलब ये पारिस्थितिकी नहीं है, ये हरियाली, ये पेड़ पौधे, ये वनस्पतियां, इससे इसका तात्पर्य नहीं है। परिवेश का तात्पर्य है तत्कालीन समाज से, तत्कालीन सामाजिक संरचना से, तत्कालीन समाज के कार्यों से, तत्कालीन समाज में चल रही प्रथा परंपरा मान्यता से, तत्कालीन समाज की स्थिति से। कहता है समाज में जैसे लोग रहते हैं, अगर पढ़े लिखे लोग रहते हैं तो प्रशासन का सपोर्ट करते हैं, अगर कम पढ़े लिखे रहते हैं प्रशासन का विरोध करते हैं, अगर अब आप देख रहे हो अगर बिल्कुल निरक्षर है तो प्रशासन को किसी स्तर पर वो देखना नहीं चाहते। तो आप सीधे कहते हो कि प्रशासन परिवेश से प्रभावित होता है और परिवेश प्रशासन से प्रभावित होता है, दोनों के बीच में अंतर क्रिया हो रही है। ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति आपके गांव में आता है, आपके कस्बे में आता है और वो कोरोना वायरस का टीका लगाने की बात करता है, जरा ध्यान करना, और बस्ती के लोग कोरोना टीके के प्रति जागरूक नहीं हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, और वे उसका विरोध कर देते हैं। ध्यान करना, तो जो प्रशासन आया है कोरोना का टीका लेकर के, कोरोना का टीका लेकर के, वो बैरंग वापस चला जाता है। तो कहते हैं जो विकास की नीति आई थी वह अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई, वापस चली गई। क्यों? क्योंकि वो आए थे कोरोना का टीका लेकर के, और परिवेश वातावरण, जो समाज के लोग, समाज की जो संरचना, समाज की जो व्यवस्था है, वो बिल्कुल तैयार नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए। तो कहता है अब ध्यान रखना, अगली बार जब आएंगे तो प्रशासन वाले पहले से उस बस्ती के जो सभ्य लोग होंगे उनको लगा करके मोटिवेट कर चुके रहेंगे। उसके बाद जब प्रशासन के लोग आएंगे, टीका के लिए कैंप लगाएंगे, अधिक से अधिक लोग पहुंच करके टीकाकरण में सहभागिता करेंगे। तो कहता है ये जो परिवेश है ये प्रशासन को प्रभावित करता है, और जो प्रशासन है वो परिवेश को प्रभावित करता है, ये ध्यान रखना। तो कहते हैं परिवेश और प्रशासन दोनों के बीच में अंतर क्रिया होती रहती है। बात समझ रहे हैं? अब उसके बाद फ्रेडरिक्स ने, ध्यान रखना, इतना कॉन्सेप्ट बनाए रखना, फ्रेडरिक्स ने प्रशासन पर विचार करते समय उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि समाज की संरचना और उसके कार्य, यही मेरे मॉडल के आधार है। समाज की संरचना और कार्य, ध्यान से सुनते रहिएगा, समाज की संरचना कहते हैं सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना और उसके कार्य, इन्हीं दोनों को आधार बना करके वह समाज को तीन भागों में बांट देता है। समाज को तीन भागों में बांट देता है। नंबर एक, आप कहते हैं बहुकार्यात्मक समाज, अब देखिए, एक है बहुकार्यात्मक समाज, दूसरा है
अल्प कार्यात्मक समाज, दूसरा है अल्प कार्यात्मक समाज, और बीच में ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, बीच में समपार्श्वी समाज को लेकर के आते हैं। समपार्श्वी समाज को लेकर के आते हैं। जरा विचार करिए। नंबर 1 बहुकार्यात्मक समाज है, नंबर 2 अल्प कार्यात्मक समाज है, और बीच में एक मध्यवर्ती समाज ढूंढ लेते हैं जिसको अगर आप गहराई से देखेंगे तो वो क्या कहना चाहते हैं, उसको वे समपार्श्वी समाज कहते हैं। इंग्लिश में इसको फ्यूज्ड सोसाइटी कहते हैं, फ्यूज्ड सोसाइटी कहते हैं। इसको डिफ्रैक्टेड सोसाइटी कहते हैं, डिफ्रैक्टेड सोसाइटी कहते हैं। याद रख लेना, इसको प्रिज्मेटिक सोसाइटी कहते हैं, प्रिज्मेटिक सोसाइटी कहते हैं। विचार करना जरा। एक बहुकार्यात्मक समाज, ध्यान रखना, एक अल्प कार्यात्मक समाज और उसके बीच में समपार्श्वी समाज। जरा ध्यान करना। तो आप देखते हो कि जब वो अपना मॉडल, फ्रेडरिक्स जब अपना मॉडल समझाने की कोशिश करते हैं तो प्रशासन को मतलब बिल्कुल विश्लेषण करने के लिए उन्होंने क्या, सामाजिक संरचना और उसके कार्य दोनों को आधार बना करके उन्होंने समाज को 3 भागों में बांट दिया। एक बहुकार्यात्मक समाज है, फ्यूज्ड सोसाइटी है, दूसरा अल्प कार्यात्मक समाज है, डिफ्रैक्टेड सोसाइटी है, उसके बीच में एक तीसरा आता है जिसको प्रिज्मेटिक सोसाइटी का नाम देते हैं। क्लियर हो गया? अब आपको समझना है, इनके बीच में जब ये 3 कंडीशन हमारे सामने आती हैं, इनके बीच में आपको एक दिमाग में रख लेना है कि जो बहुकार्यात्मक समाज है इसके फीचर क्या है, अल्प कार्यात्मक समाज है इसके फीचर क्या है, और उसके बीच में जो समपार्श्वी समाज है इसके फीचर क्या है। इन तीनों की विशेषताओं से परिचित हो जाना है। ध्यान रखना, इन तीनों के फीचर से परिचित हो जाना है, बिल्कुल ये आपको दिमाग में रखना है। अब उसके बाद ये जो बहुकार्यात्मक समाज है प्रिय विद्यार्थियों, ये जड़ता का समाज है, मतलब ये जड़ता से युक्त समाज है, ये परंपरागत समाज है। ध्यान रखना, परंपरागत समाज है, ये अपरिवर्तनशील समाज है, अपरिवर्तनशील समाज है, ये कृषि प्रधान समाज है, कृषि प्रधान समाज है, ये आप कहते हैं बिल्कुल एक तरह से रूढ़िवादी समाज है, रूढ़िवादी समाज है। फीचर ध्यान रखना, ये जो बहुकार्यात्मक समाज है ये परंपरागत समाज है, इसके यहां प्रथा, मान्यता, परंपराएं, उसकी बहुत बड़ी कीमत, ध्यान से सुनना, उसकी बहुत बड़ी कीमत। और उसके बाद यहां पर ये बदलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, जड़ समाज है, रूढ़िवादी समाज, सांप्रदायिकता से युक्त समाज है, जातिवाद, नस्लवाद में विभाजित समाज है। ये जिस धारा में चलते रहते हैं उसी में रहना चाहते हैं, ये बदल नहीं सकते हैं, बदलने की स्थिति इनकी नहीं दिखती है, और कहते हैं ये अपरिवर्तनशील समाज है, कृषि प्रधान समाज है। जरा विचार करना। और उसके बाद रूढ़िवादी समाज, ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, रूढ़िवादी समाज है और यहां पर औपचारिकता हावी है, मतलब आप कह सकते हैं औपचारिकता इनमें बहुत ज्यादा है, औपचारिकतावादी इस प्रवृत्ति इनमें बहुत ज्यादा है, औपचारिकता वादी प्रवृत्ति इनके यहाँ बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब हो गया इनके यहाँ जो नियम है, कानून है, रेगुलेशन है, वह केवल दिखावा के रूप में, ग्रास रूट लेवल पर कुछ नहीं होता है, सब कागजी घोड़े दौड़ाए जाते हैं, परिवर्तन कुछ नहीं है। तो एक ऐसा समाज है जिसको रूढ़िवादी कहते हैं, जिसको कृषि प्रधान समाज कहते हैं, जहां पर न तो टेक्नोलॉजी है ना ही कोई विधि का स्तर है, विधियां प्रविधियां दोनों नहीं है, डेवलपमेंट ना तो इस जमीनी पर दिखाई देता है, मतलब डेवलपमेंट ना तो फैक्चुअल में है और ना ही टेक्नोलॉजिकल कोई डेवलपमेंट है। ये विकास की धारा में जाना नहीं चाहते हैं, विकास की यहाँ संस्कृति नहीं है,
ये जड़ समाज है, रूढ़िवादी समाज है, आप कह सकते पिछड़ा समाज है, यहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है, ये बदलना नहीं चाहते, बदलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर कोई काम कानून लगा के कराना पड़ता है, इनके नेचर में काम करने की प्रवृत्ति नहीं है। ये चीजें आप दिमाग पर रखना। इसको हम लोग फ्यूज्ड सोसाइटी कहते हैं, मतलब ये बिल्कुल बदलने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे इनके जो कारण हैं वो आप देख रहे हैं, परंपरावादी हैं, ये मान्यताओं में जीते हैं। आधुनिकता में चंद्रमा पर लोग पहुंच गए हैं, मंगल पर पहुंच गए, इनसे इसका कोई मतलब नहीं है, ये अपनी धारा में जी रहे हैं। और ये जो दूसरी सोसाइटी है, याद रखना, ये विकसित सोसाइटी है। प्रिय विद्यार्थियों, ये विकसित सोसाइटी है, विकसित समाज है। ये प्रौद्योगिकी समाज है, टेक्नोलॉजिकल, ये प्रौद्योगिकी समाज है। ध्यान से देखना, ये परिवर्तनशील समाज है, परिवर्तनशील समाज है। ठीक, ये बाजारवादी समाज है, मार्केटाइज्ड सोसाइटी, बाजारवादी समाज है। ध्यान से समझना, इन्होंने विकास के प्रतिमान को प्राप्त कर लिया है, इन्होंने विकास के प्रतिमान को प्राप्त कर लिया है, इन्होंने विकास के प्रतिमान को प्राप्त कर लिया है। आज समझना, और इनके यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत है, मतलब औद्योगिकरण की प्रवृत्ति इनके यहां पूरी तरीके से, औद्योगिकरण की प्रवृत्ति है। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा इनके यहां नंबर 1 की है। तो आप कह सकते हैं कि जो अल्प कार्यात्मक समाज है वह विकसित समाज है, जो अल्प कार्यात्मक समाज है वह बाजारवादी समाज है, मार्केटाइज सोसाइटी है। जो अल्प कार्यात्मक समाज है वो विकास की संस्कृति उनके रगों में बहती है। जो अल्प कार्यात्मक समाज है वो बिल्कुल हर क्षण परिवर्तनशील रहते हैं, कोई नया चीज देखते हैं दौड़ पड़ते हैं, वो उसके प्रतिमान को स्थापित कर देते हैं, सारी शोध वहां पर ला करके प्रभावी कर देते हैं। फिर उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों, आप देखते हो उनकी व्यवस्था बाजारवादी व्यवस्था है, वो विकास के सारे मानक स्पर्श कर चुके हैं। आप देखते हैं उनके हक जो टेक्नोलॉजिकल स्टेटस होता है वो बहुत अधिक है, वेरी हाई लेवल, बहुत अधिक है। इनमें कुछ विकास नहीं करना है, वो विकास की धारा में स्वयं बह रहे हैं। एक विकास की धारा में खुद बह रहा है और दूसरा विकास की धारा में जाना नहीं चाहता है। जरा विचार करना जी, जाना नहीं चाहता है। अब फ्रेडरिक्स कहते हैं कि मैं ना तो इस पर कोई ध्यान देता हूं, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, मतलब वो यहां बता रहे हैं, कहते हैं मेरे रिसर्च में मैं इस पर फोकस नहीं कर रहा हूं, अर्थात वो अपने रिसर्च में फ्यूज्ड सोसाइटी को नहीं ले रहे हैं, फ्यूज्ड सोसाइटी पर वो शोध नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जान रहे हैं ये बदलेंगे नहीं, ये बदलना नहीं चाहते। जरा ध्यान करना, वो जान रहे हैं कि इसको हम बदलने की कोशिश भी करेंगे तो बदलेंगे नहीं, और ये बदल चुके हैं, ये विकास कर चुके हैं, ये मार्केटाइज्ड सोसाइटी है, इसलिए उन्होंने सर्वाधिक फोकस समपार्श्वी समाज पर किया। तो आप कहते हैं सर्वाधिक उन्होंने जो ध्यान दिया है, सर्वाधिक उन्होंने जो शोध किया है वो किस पर किया है? याद रख लेना, समपार्श्वी समाज पर किया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जो फ्रेडरिक्स का मॉडल है, उस फ्रेडरिक्स के मॉडल में किस समाज पर फ्रेडरिक्स ने सर्वाधिक रिसर्च की है, इस समाज पर फ्रेडरिक्स ने अपने शोध को समर्पित कर दिया है, आत्मा के आधार पर शोध किया है, वो सारी बातें जब खुल करके आती हैं तो आप कहते हैं वह समाज कोई और नहीं है, समपार्श्वी समाज है। वह समाज कोई और नहीं है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी है। ध्यान रखना, जिसमें कुछ लक्षण बहुकार्यात्मक समाज के हैं, कुछ लक्षण अल्प कार्यात्मक समाज के हैं। बहुकार्यात्मक समाज की कुछ जड़ता यहां दिखाई देती है, लेकिन अल्प कार्यात्मक समाज की विकास की जो संस्कृति है वह भी दिखाई देती है। दो परस्पर विरोधी धाराओं के बीच में यह समाज चलता है। एक यहां से परंपरा मान्यताएं इसके यहां आ गई, परंपरा मान्यता इसके यहां आ गई, इनके यहां से विकास के लक्ष्य, विकास के प्रतिमान आ गए। तो परस्पर विरोधी धाराओं के बीच से यह समपार्श्वी समाज चलने की कोशिश करता है। तो परस्पर विरोधी धाराओं से एक तरफ जड़ता के लक्षण दिख गए,
दूसरी तरफ विकास के लक्षण दिख गए और दोनों इस समाज में दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह समाज परिवर्तन के लिए तैयार हो रहा है। इसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं। जड़ता के प्रभाव को हम कम से कम कर दें, इसके प्रभाव को हम यहां बढ़ा दें, कहता है हम इसको बदल सकते हैं। इसमें कुछ कमियां होंगी, हम उसको ले सकते हैं। और अधिकांश विकासशील देश इसी में बैठे हैं। कहता है अधिकांश विकासशील देशों की स्थिति प्रिज्मेटिक सोसाइटी की रहती है। इसीलिए फ्रेडरिक्स ने अपने सारे शोध का पूरा जो प्रभाव है वह समपार्श्वी समाज पर रखा है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पूरी धैर्यता से, पूरी विनम्रता से, समर्पण के साथ हम कह सकते हैं उन्होंने पूरा का पूरा शोध प्रिज्मेटिक सोसाइटी पर लगा दिया है। प्रिज्मेटिक सोसाइटी उनकी शोध का केंद्र है। आप कह सकते हैं कि सर जी ये क्यों शोध का केंद्र नहीं है, ये क्यों शोध का केंद्र नहीं है, यही क्यों शोध का केंद्र है? अरे बाबू, ये शोध का केंद्र इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ भी करो ये बदलेंगे नहीं। ध्यान रखना, कुछ भी करो ये बदलेंगे नहीं, और ये बदल चुके हैं। इसमें आप कुछ नया कर नहीं सकते। यही एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें आप कुछ नया कर सकते हैं, जिसमें आप बदल सकते हैं। जिनके स्ट्रक्चर को आप बदल देंगे तो दुनिया के अधिकांश देशों की जीवन जो चर्या है, जीवन की स्थिति है, विकास की जो उनके मानक है, वो सारे बदल जाते हैं। कहते हैं प्रिज्मेटिक सोसाइटी पर आप ध्यान करिए। प्रिज्मेटिक सोसाइटी पर ही उन्होंने अपना पूरा रिसर्च किया है। लेकिन बाबू ध्यान रखना, प्रिज्मेटिक सोसाइटी बीच में है, अर्थात इधर एक समाज है, इधर एक समाज है, उसके बीच में यह समाज है। इसके भी कुछ लक्षण, इसके भी कुछ लक्षण, इनके बीच में संघर्ष करता हुआ यह आगे बढ़ रहा है। संक्रांतिकालीन समाज इसको कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संक्रांतिकालीन समाज। ऐसा समाज जो परस्पर विरोधी धाराओं के बीच में संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता है। ध्यान रखना, परस्पर विरोधी धाराओं के बीच संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता है, ऐसा समाज। आज समझना इसको। तो जब भी कभी कोई बात आपके सामने आती है तो आपके दिमाग में रखना है कि उन्होंने ये जो बिंदु आपके सामने देखा है, उन्होंने, फ्रेडरिक्स ने विकास का मॉडल जिस समय तय किया था, सबसे पहले उन्होंने मैक्स वेबर के मॉडल का खंडन किया था। मैक्स वेबर के मॉडल में उन्होंने कहा कि तमाम कमियां हैं, तकनीकी कमियां हैं, इसलिए मैक्स वेबर के मॉडल को पूर्ण मॉडल नहीं कह सकते, अपर्याप्त मॉडल है। उसका खंडन करके उन्होंने, आप कह सकते हैं, इकोलॉजिकल मॉडल को डेवलप किया है, परिवेशी मॉडल को डेवलप किया है, पर्यावरणीय मॉडल को डेवलप किया है। यहाँ इकोलॉजी का तात्पर्य हरे भरे पेड़, हरियाली, घास, पहाड़, नदी, झील, इनसे नहीं है। यहाँ पर्यावरण का मतलब, यहाँ परिवेश का मतलब सामाजिक संरचना से है, सामाजिक स्थिति से है, जड़ता से है, परिवर्तनशीलता से है, शिक्षा से है, परंपरा से है, मान्यता से है। कहते हैं ये सब कहीं न कहीं प्रशासन को प्रभावित करते हैं और प्रशासन कहीं न कहीं इनको प्रभावित करता है। जैसे मैंने एक शब्द आपको बताया कि कोरोना वायरस का टीका लेकर के प्रशासन पहुंचा है, लेकिन समाज के लोग जड़ हैं, अपरिवर्तनशील हैं, औपचारिकता चलती है, परंपरागत दृष्टिकोण में जी रहे हैं और कृषि प्रधान समाज है, रूढ़िवादी समाज है। वो किसी भी कीमत पर प्रिय विद्यार्थियों बिल्कुल बदलना नहीं चाहते हैं। तो यहां समाज की संरचना ने प्रशासन को फेल कर दिया, परिवेश ने प्रशासन को प्रभावित कर दिया। ध्यान रखना, बाद में प्रशासन ने क्या किया? इनके कुछ चुने हुए बुद्धिजीवी लोगों को पकड़ करके इनको वाश किया, ब्रेन वाश किया बढ़िया सा, और उसके बाद में जब ये ब्रेन वाश हो गए तब फिर एक निर्धारित तारीख को फिर पहुंचा टीका लेकर के। अब ये सारे लोग अधिक से अधिक टीकाकरण में उपस्थित हो गए। अब यहां प्रशासन ने इनको प्रभावित किया है। पहले जब लौटा दिए तो इन्होंने प्रशासन को प्रभावित किया, अब जब प्रशासन ने दिमाग लगाया तो उसने इनको प्रभावित किया। कहते हैं समाज और प्रशासन, परिवेश और प्रशासन एक दूसरे को अंतर क्रिया करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्लियर? कहते हैं ये कभी बदल नहीं सकते क्योंकि इनके यहाँ बदलने की प्रवृत्ति नहीं है, जड़वादी संस्कृति इनके यहाँ। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल स्टेटस बिल्कुल नहीं है, औद्योगिकरण नहीं है, कृषि प्रधान समाज है, इनकी जो लाइफ स्टाइल है बिल्कुल निम्न स्तर की है, जीवन प्रत्याशा निम्न है। आप देख चुके, इधर सब कुछ विकसित है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।
कहते हैं ये औद्योगिकृत है, विकसित है, प्रौद्योगिकी समाज है, परिवर्तनशील समाज है, बाजारवादी समाज है, विकास के प्रतिमान है। यहाँ पर ये तो सब बदल चुके हैं। तो कहता है यहां तो मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ये चेंज नहीं होंगे। यहां तो कुल बदल गया, कुछ करने लायक है नहीं। इनके बीच में आ गया एक स्थिति, ध्यान रखना, इनके बीच में एक स्थिति आ गई जिसको हम प्रिज्मेटिक सोसाइटी कहते हैं, समपार्श्वी समाज कहते हैं। और इसी पर उन्होंने सर्वाधिक शोध किया है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी पर उन्होंने सर्वाधिक शोध किया है। और यहां पर परस्पर अंतर विरोध चल रहा है। जो प्रशासन है परस्पर विरोधी धाराओं के बीच से गुजर रहा है। एक तरफ बहुकार्यात्मक समाज के लक्षण दिख रहे हैं विद्यार्थियों, एक तरफ आप देखते हो ये बदल नहीं सकते, दूसरी तरफ ये बदलने के लिए पूरी तरह से बदल चुके हैं। बीच का ये जो समपार्श्वी समाज है उसी के बीच से वो कहते हैं कि यही एक ऐसा समाज है जिसमें परिवर्तनशीलता के कुछ लक्षण दिखते हैं जिसको हम बदल सकते हैं, ध्यान रखना। और कहता है इसके कुछ लक्षण यहां दिखते हैं, इसके कुछ लक्षण यहां दिखते हैं, इसकी कुछ परंपरागत दृष्टिकोण यहां दिख रही है, इसके कुछ विकास के दृष्टिकोण दिख रहे हैं। तो परस्पर अंतर विरोधों के बीच से ये समाज आगे बढ़ रहा है। कहते हैं यहां प्रशासन अंतर विरोधों को झेलते हुए आगे चल रहा है, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। ऐसी स्थिति में इन्होंने प्रशासन को समझाने के लिए यहां साला मॉडल को प्रस्तुत किया है। प्रशासन को समझाने के लिए इन्होंने साला मॉडल प्रस्तुत किया है। ये चीजें आपको दिमाग में रखना है। अब उसके बाद इतना समझ लेने के बाद अब हम लोग सीधे आते हैं प्रशासन का उसका फ्रेडरिक्स का साला मॉडल, फ्रेडरिक्स का साला मॉडल, ध्यान रखना, साला मॉडल, साला मॉडल, ध्यान रखना। अब यहां पर हम लोग आ गए। अब ये एक प्रश्न आता है कि साहब ये साला मॉडल पहले क्यों नहीं लिखा गया? परिवेशी मॉडल हमने बता दिया, ठीक है, ध्यान रखना वहां पर परिवेश और प्रशासन की बात हो रही थी। अब जब हम लोग, ध्यान रखना, बहुकार्यात्मक समाज का मॉडल साला मॉडल नहीं है, अल्प कार्यात्मक समाज का मॉडल साला मॉडल नहीं है। साला मॉडल तो समपार्श्वी समाज में प्रशासन से संबंधित है, ध्यान रखना, समपार्श्वी समाज में प्रशासन से संबंधित साला मॉडल है, इसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक। अब एक प्रश्न आपके सामने आता है, कहता है कि ये समपार्श्वी समाज में ये साला मॉडल आ रहा है, ठीक है, साला मॉडल समपार्श्वी समाज में आ रहा है। और आप देखते हैं समपार्श्वी समाज में, समपार्श्वी समाज में, समपार्श्वी समाज में ये जो साला मॉडल है, दिमाग पर रख लेना, समपार्श्वी समाज में ये जो साला मॉडल है यह प्रशासन से संबंधित, प्रशासन से संबंधित, ठीक है, प्रशासन से संबंधित है। जहां पर प्रशासन अंतर विरोधों से होता हुआ, अंतर विरोधों से होता हुआ, अंतर विरोधों से होता हुआ आगे बढ़ता रहता है, परस्पर विरोधी धाराओं के बीच से आगे बढ़ता रहता है। तो जब भी कभी कोई कहे कि साला मॉडल किससे संबंधित है, आप कहेंगे समपार्श्वी समाज में प्रशासन से संबंधित साला मॉडल है। और इसका संबंध ना तो बहुकार्यात्मक समाज से है, इसका संबंध ना तो अल्प कार्यात्मक समाज से है, यह समपार्श्वी समाज से संबंधित होता है। बात क्लियर हो गई? यह समपार्श्वी समाज से संबंधित होता है, बात समझ रहे हैं? अब उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं कि ये जो प्रशासन है, यह साला मॉडल आपसे क्वेश्चन करता है, साला मॉडल किससे संबंधित है? आप कहेंगे समपार्श्वी समाज में प्रशासन की संरचना से संबंधित। फिर आपसे कहता है कि साला मॉडल किस, साला शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो आप कहते हैं स्पेनिश भाषा का वर्ड है, ठीक है। यहां पर जो साला शब्द है, साला, साला शब्द है, याद रखना स्पेनिश भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? आप कहेंगे स्पेनिश भाषा का शब्द है। शाला शब्द किसका शब्द है? स्पेनिश भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है सरकारी कार्यालय, जिसका अर्थ होता है सरकारी कार्यालय,
जिसका अर्थ होता है सरकारी कार्यालय। ध्यान करो, कहने का मतलब हो गया ये जो शाला मॉडल है दिया किसने है? तो आप कहेंगे फ्रेडरिक्स ने दिया है, रिक्स ने दिया है। और किस समाज में से संबंधित है? आप कहेंगे समपार्श्वी समाज से संबंधित है। फिर एक प्रश्न आता है कि समपार्श्वी समाज में किससे संबंधित है? आप कहेंगे समपार्श्वी समाज में ये प्रशासन से संबंधित है। जरा गौर करना। फिर प्रश्न आता है शाला मॉडल में शाला शब्द किससे संबंधित है? आप कहेंगे स्पेनिश भाषा का वर्ड है। ध्यान रखना, स्पेनिश भाषा का वर्ड है। शाला का अर्थ क्या है? आप कहते हैं सरकारी ऑफिस है। ध्यान रखना, सरकारी ऑफिस है। ठीक, आप सीधे कहते हैं सरकारी ऑफिस है। फिर उसके बाद एक प्रश्न आपके सामने आता है, एक बेसिक प्रश्न आता है कि आखिर शाला का और कौन सा अर्थ हो सकता है? आप सीधे कहते हैं वास्तव में शाला शब्द जो है ये नौकरशाही के लिए प्रयोग किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर कभी कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है, कहता है भाई ये जो शाला शब्द है, ये शाला शब्द किसके लिए आया है? तो आप कहते हैं इसका अर्थ तो सरकारी कार्यालय से है, लेकिन ये आया है नौकरशाही के लिए। नौकरशाही के लिए, ध्यान रखना, नौकरशाही के लिए आया है। किसके लिए आया है? ये नौकरशाही के लिए आया। तो अगर कभी कोई पूछे फ्रेडरिक्स ने शाला मॉडल किसके संबंध में प्रस्तुत किया है? आप कहेंगे फ्रेडरिक्स ने शाला मॉडल समपार्श्वी समाज के लिए प्रस्तुत किया है। समपार्श्वी समाज में ध्यान रखना किससे संबंधित है? प्रशासन से संबंधित है। प्रशासन परस्पर विरोधी मार्गों से होकर गुजरता है, अंतर विरोधों से होकर गुजरता है। क्यों? क्योंकि परिवेश ही अंतर विरोध में है। एक में कुछ जड़ता के लक्षण, दूसरे में विकास के लक्षण, दोनों को मिश्रित होकर ये समाज आगे बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में आपको गहराई से देखना है। बात समझ रहे हैं? ऐसी स्थिति में आपको गहराई से देखना है कि जहां पर दो दो मॉडल, जहां पर दो दो स्थितियां आ रही हैं, एक तरफ समाज की परस्पर अंतर विरोधी स्थिति आ रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप गहराई से देखेंगे, वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हो कि प्रशासन उसके बीच से होकर के आगे बढ़ रहा है। बात समझना, प्रशासन उसके बीच से होकर आगे बढ़ रहा है। ऐसी दशा में ये जो शाला मॉडल है ये सामने हमारे आ जाता है और इसमें प्रशासन की स्थिति क्या होगी उसी को ये प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। बात समझना, उसी को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते, तो जब कभी प्रश्न आएगा कि शाला शब्द का प्रयोग किस भाषा में है? स्पेनिश भाषा में। फिर आएगा कि शाला शब्द का प्रयोग किसके लिए है? नौकरशाही के लिए है। शाला शब्द का स्पेनिश भाषा में अर्थ क्या है? सरकारी कार्यालय है। अब एक प्रश्न आता है, चलो बाबू समपार्श्वी समाज के लिए शाला शब्द का प्रयोग हुआ है, समपार्श्वी समाज के लिए शाला शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन आप बताइए, तो अगर कोई और पूछे कि बहुकार्यात्मक समाज में प्रशासन को किस नाम से जानते हैं, अल्प कार्यात्मक समाज में प्रशासन को किस नाम से जानते हैं, तो आप सीधे कहते हैं बहुकार्यात्मक समाज में प्रशासन को चेंबर का नाम दिया जाता है, अल्प कार्यात्मक शासन में प्रशासन को ब्यूरो का नाम दिया जाता है। बात समझना, तो कहने का मतलब हो गया समपार्श्वी समाज में आपने शाला शब्द का प्रयोग किया है। जरा यहां देखो, अभी अभी जस्ट मैंने समझाया था सामाजिक संरचना और उसके कार्य को आधार बना करके शाला शब्द का प्रयोग समपार्श्वी समाज में है। अगर कोई पूछे कि अल्प कार्यात्मक समाज में उसमें प्रशासन को किस, नौकरशाही को किस नाम से जानते हैं, इसमें बहुकार्यात्मक समाज में प्रशासन को किस नाम से हम जानते हैं, तो हम कहते हैं चेंबर। अल्प कार्यात्मक समाज में प्रशासन को किस नाम से जानते हैं, हम कहते हैं ब्यूरो। ध्यान रखना, हम कहते हैं ब्यूरो। और अगर कोई कहे समपार्श्वी समाज में, तो हम कहते हैं शाला। शाला शब्द वास्तव में समपार्श्वी समाज के लिए, चेंबर शब्द बहुकार्यात्मक समाज के लिए, ब्यूरो शब्द अल्प कार्यात्मक समाज के लिए है। ये चीजें आपको बिल्कुल गौर करनी है, ये चीजें आपको बिल्कुल समझनी होगी। बात समझना, तो जब भी कभी स्थिति बनती है
तो चीजें बिल्कुल आपको एक एक बिंदुवार चीजें आपको क्लियर होती चलेंगी कि भाई देखो, उन्होंने सबसे पहले सामाजिक संरचना और कार्य के आधार पर समाज को 3 भागों में बांटा था। बहुकार्यात्मक फ्यूज्ड सोसाइटी, अल्प कार्यात्मक डिफ्रैक्टेड सोसाइटी, समपार्श्वी प्रिज्मेटिक सोसाइटी, ध्यान रखना। और उन्होंने बहुकार्यात्मक समाज को औपचारिकता से युक्त, परंपरागत से युक्त, परंपरागत दृष्टिकोण वाला, जड़ता परक समाज, अपरिवर्तनशील समाज, कृषि प्रधान समाज, रूढ़िवादी समाज के रूप में परिभाषित किया, जहां परिवर्तनशीलता की कोई धारा नहीं है, जहां हम कुछ बदल नहीं सकते हैं। बात यहां दिमाग में रखना, जहां हम कुछ बदल नहीं सकते हैं, परिवर्तन की कोई धारा नहीं दिखती है, वो चीजें यहां पर हैं। दूसरा, आप देखते हैं डिफ्रैक्टेड सोसाइटी में सब कुछ विकसित है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, विकसित समाज है, और उसको कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी है, परिवर्तनशीलता है, बाजारवादी व्यवस्था है, डिमांड एंड सप्लाई है, और विकास के प्रतिमान को ये गेन कर चुके हैं। तो कहता है इस पर मुझे शोध नहीं करना है क्योंकि बदलेंगे नहीं, ये बदल चुके हैं, इस पर नहीं करना है। और वो सबसे ज्यादा एक मध्यवर्ती समाज की परिकल्पना करता है, जहां पर मध्यम वर्गीय स्थिति वाले ही संघर्ष करते हैं। वास्तव में उसका ये जो मॉडल आया है, जो उस साला मॉडल में जो फ्रेडरिक्स परिकल्पना करता है, वो मध्यम वर्ग की पीड़ा से दो चार हो जाता है। कहता है सारी दुख, सारी पीड़ा मध्यम वर्ग के रूप में वह झेलता रहता है, और मध्यम वर्गीय पीड़ा, मध्यम वर्ग कैसी पीड़ा को पा रहा है उससे वह संबंधित है, उससे वह अपनी बातों को सामने रख देता है। क्लियर हो गया? तो ये चीजें आपको दिमाग में रखना है। अब उसके बाद अगला आता है अल्प कार्यात्मक समाज, सॉरी यहां समपार्श्वी समाज में हम बात कर रहे थे। तो दोनों की चीजें क्लियर हो गई, और बीच में मैंने कहा कि मध्यवर्ती समाज है, इसके कुछ लक्षण यहां पर हैं, इसके कुछ लक्षण यहां पर हैं, और मध्यम वर्गीय समाज कैसे पीड़ा को झेलता है वो उसका प्रकटन, उसका प्रस्तुतिकरण समपार्श्वी समाज है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी है। क्लियर हो गया? अब एक प्रश्न आपके दिमाग में रखना है कि ये जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी है, ये जो समपार्श्वी समाज है, आखिर इसमें अंतर विरोधी स्थिति क्यों है? क्योंकि एक तरफ जड़ता के लक्षण, दूसरी तरफ अल्प कार्यात्मक के विकास के लक्षण। अल्प कार्यात्मक समाज विकास की तरफ खींचना चाहता है, जड़ता का समाज पैर पकड़ के नीचे खींचना चाहता है। इसके बीच रस्सा कसी में वो आगे बढ़ रहा है, इसीलिए उसको संक्रांतिकालीन समाज कहते हैं, दिमाग में रखना। और इसी के संबंध में फ्रेडरिक्स ने एक मॉडल प्रस्तुत किया, साला मॉडल प्रस्तुत किया। साला शब्द उन्होंने समपार्श्वी समाज में नौकरशाही के लिए किया है। और अगर कोई कहे कि नौकरशाही के लिए बहुकार्यात्मक समाज में किस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो चैम्बर है। अल्प कार्यात्मक में किसके लिए हुआ है? ब्यूरो है। और यहां पर किसके लिए है? शाला है। और इस तरह से उन्होंने प्रशासन के स्पष्टीकरण भी कर दिया है। बात समझ रहे हैं? अब उसके बाद आपको एक चीज और देखना है कि जो समपार्श्वी समाज है, जो मध्यम वर्गीय धाराओं से गुजरता है, उसमें पीड़ा किस तरह से है, इसकी विवेचना करते हुए आगे चलते हैं। और अपने समपार्श्वी समाज में, अपने प्रिज्मेटिक सोसाइटी में उन बिंदुओं पर वो पूरा फोकस करने की कोशिश करते हैं। और उसने कई बिंदुओं को सामने लाया। उन्होंने कहा कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी, समपार्श्वी समाज पहले से ही विषमता झेलती चली आई, जहां पर विजातीयता एक प्रमुख लक्षण है, जहां पर औपचारिकता एक प्रमुख लक्षण है, जहां पर आप अगर देखिए तो कहते हैं कि वहां पर ओवरलैपिंग की गंभीर समस्या है। तो अगर कभी आपसे कोई कहता है कि ये जो समपार्श्वी समाज है, इसके बेसिक लक्षण क्या है, समपार्श्वी समाज का बेसिक लक्षण क्या है, कहता है कि समपार्श्वी समाज के बेसिक लक्षण 3 है, फीचर्स 3 है, पिलर 3 है, जिस पर समपार्श्वी समाज, प्रिज्मेटिक सोसाइटी स्थापित है। और उसके बीच से प्रशासन आगे चलने की कोशिश करता है। तो आप सीधे लेकर के चलते हो, ध्यान रखना, सीधे लेकर के चलते हो। जिस समय आप अगर गहराई से देखेंगे, जिस समय हम लोग अगर गहराई से देखते हैं, जिस समय हम लोग गहराई से देखते हैं, तो कहता है कि ये जो समपार्श्वी समाज है, समपार्श्वीय जो समाज है, प्रिज्मेटिक जो सोसाइटी है,
जैसे मैंने दोनों समाजों का लक्षण बता दिया था कि बहुकार्यात्मक समाज के लक्षण ये हैं, अल्प कार्यात्मक के ये हैं। अगर कोई कहे समपार्श्वी समाज के लक्षण कौन है, तो 3 लक्षण यहाँ मुख्य रूप से आते हैं। बेसिक रूप में 3 लक्षण आते हैं। नंबर 1 विजातीयता है, हेट्रोजेनेटिक विजातीयता, याद रखना। नंबर 1 है विजातीयता, ध्यान रखना, विजातीयता। एक है विजातीयता, दूसरी क्या है, आप कहते हैं औपचारिकता, औपचारिकता। तीसरा क्या है, आप कहते हैं परस्पर व्यापन, ओवरलैपिंग, परस्पर व्यापन, परस्पर व्यापन, ओवरलैपिंग। इसी को हम कहते हैं आच्छादन, इसी को हम कहते हैं आच्छादन। ध्यान रखना, कहता है कि समपार्श्वी समाज में हेट्रोजेनेटिक कंडीशन बहुत टिपिकल है। विभिन्न मतांतर के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, जाति नस्ल के लोग रहते हैं, परस्पर अंतर विरोध है। तो यहाँ पर सर्वसम्मति बनाना बहुत जटिल काम है। समाज परस्पर अंतर विरोधों से होकर गुजरता है। दूसरी चीज कहता है यहाँ पर औपचारिकता हावी है, मतलब कागजी घोड़े दौड़ाए जाते हैं। सिद्धांत कुछ और है, व्यवहार कुछ और है, चेहरे पर कुछ और दिख रहा है, आत्मा में कुछ और है। कहते हैं इस समाज की एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि ये औपचारिकता चूंकि बहुकार्यात्मक समाज से है, वो चलाया है समपार्श्वी समाज में। कहते हैं यहाँ कागजी घोड़े दौड़ाए जाते हैं, व्यवहार पर नीतियां नहीं दिखती हैं, विकास की नीतियां पन्नों में रह जाती हैं, धरातल पर नहीं आती हैं। मीटिंग होती है, डीएम साहब बैठक करते हैं, लेकिन सब केवल औपचारिकता है, व्यवहारिकता कुछ नहीं है। कहते हैं यहाँ पर औपचारिकता हावी है, व्यवहारिकता नहीं है, परिवर्तन नहीं दिखाई देता। और सबसे बड़ी चीज यहाँ इन्होंने कहा कि यहाँ परस्पर व्यापन है, ओवरलैपिंग है, क्योंकि यहाँ पर नए नए संगठन तो बन गए, लेकिन जो पहले से बैठे पुराने संगठन हैं वो नए संगठन पर हावी हो जाते हैं। जो पहले से पुराने संगठन है, पुरानी संस्थाएं हैं, वो नए संगठन पर हावी हो जाते हैं, नए संगठन पर वो ओवरलैप कर जाते हैं। जरा विचार करना कहने का मतलब नए संगठन पर वो ओवरलैप कर जाते हैं। जब वो नए संगठन पर ओवरलैप कर जाते हैं, परस्पर व्यापन की स्थिति आ जाती है, ध्यान रखना, तो प्रशासन अपने आप प्रभावित हो जाता है। संगठन नए नए बने, पुराने संगठन पहले से बैठे हैं, और यही पुराने संगठन नए संगठन पर हावी हो जाते हैं। पुराने संगठन नए संगठन को प्रभावित कर देते हैं, और अर्थात ओवरलैप कर देते हैं। नए संगठन नया काम करना चाहते हैं, लेकिन करने नहीं पाते हैं, पुराने संगठन उन पर हावी हो जाते हैं। इसीलिए विकास की धारा यहाँ पर अस्त व्यस्त है, बिल्कुल अंतर विरोधों के पगडंडी से होते हुए गुजर रही है। इसीलिए वो 3 फीचर बताते हैं समपार्श्वी समाज में, विजातीयता, हेट्रोजेनेटिक, औपचारिकता, फॉर्मलिज्म, परस्पर व्यापन, ओवरलैपिंग या आच्छादन। बात समझ रहे हैं? ये 3 फीचर से होता हुआ गुजर रहा है। उसी के बीच उन्होंने प्रशासन के संबंध में साला मॉडल को प्रस्तुत किया है, और प्रिय विद्यार्थियों मैंने आपको समझाया है कि साला यह प्रशासन के संदर्भ में है, स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ सरकारी कार्यालय है, और साला शब्द उन्होंने नौकरशाही के लिए किया है। बहुकार्यात्मक समाज में नौकरशाही के लिए चैम्बर है, अल्प कार्यात्मक में नौकरशाही के लिए ब्यूरो है, और समपार्श्वी समाज में नौकरशाही के लिए साला शब्द आया है। आज मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहीं पर बात मैं खत्म कर रहा हूं, रोक रहा हूं। कल मैं फिर मिलूंगा, साला मॉडल को विस्तार से समझा दूंगा। तब उसके बाद 15वां जो वीडियो आपके यहाँ लागू किया गया है, लोक प्रशासन के उपागम, तब वह शुरू होगा। तो जो ये गैपिंग हुई है ना, ये 2 क्लास में पढ़ा करके सेट कर दे रहा हूं, फिर आगे धारा चलती रहेगी। जहां कहीं दिक्कत हो आप मुझे बताना, मैं बिल्कुल आपसे जुड़ा हुआ हूं। एक चीज जरूर मैं निवेदन करता हूं, शाम की मेरी क्लास है, ट्रैफिक बहुत हो जाता है, जिधर से आना होता है जाम बहुत लग जाते हैं, तो कभी कभी अगर मैं लेट हो जाऊं तो आप दुखी नहीं होइएगा। आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं आऊं, पहुंचूंगा, ग्रुप में मैसेज करूंगा, हम पूरा पीरियड आपको पढ़ाएंगे, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए शुभ रात्रि, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।